गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पोलराइजेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और पोलराइजेबिलिटी से किस तरह से हमारे जो आयनिक बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है उस पर इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में पढ़ा। तो उस पर एक नियम है, फायंस का नियम, जो उसी पे आधारित है। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फायंस के अनुसार रासायनिक बंधों में आंशिक आयनिक तथा आंशिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। अतः कोई भी बंध जो है, हम नहीं कह सकते हैं कि वो 100% आयनिक है, या हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से 100% उसमें कोवलेंट बॉन्ड है। वो ऐसा नहीं होता है, यानी कि किसी भी बंध में कुछ ना कुछ उसमें आयनिक या कोवलेंट कैरेक्टर मौजूद होते हैं। और इसे ही फायंस ने इस नियम को समझाने की कोशिश करी है। तो फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कि धनायन का आकार, यानी कि साइज ऑफ कैटायन। धनायन जितना छोटा होगा उसका नाभिक उतनी ही प्रबलता से ऋणायन का ध्रुवण कर सकता है, जिससे उसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी तथा यौगिक में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण आएगा। यानी कि हमारे लिए किसी भी बॉन्ड के पोलराइज होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या हम ये कहें कि उसमें यदि कोवलेंट नेचर प्रेजेंट है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा कि जो हमारा धनायन है उसका आकार जो है वो छोटा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया है, क्षारीय मृदा धातुएं ली हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे उनकी आयनिक त्रिज्या घटती जाती है और घटने के साथ गलनांक के मान में भी कमी होती है। आप यहाँ पर देखिए कि जो यदि हम कोवलेंट कैरेक्टर देखें तो कोवलेंट कैरेक्टर आप ये देखिए कि BeCl2 का सबसे ज़्यादा होता है। और उसकी वजह क्या है कि जो बेरिलियम है उसका आकार छोटा है और जो आपका Cl है उसका आकार जो है वो आपका बड़ा है। तो अब छोटा आकार होने से क्या हुआ, अभी अपन ने ऊपर पढ़ा है कि जितना छोटा आकार होगा वो ऋणायन को उतनी ही प्रबलता से ध्रुवित करेगा, और ध्रुवण करने से क्या होगा, उसमें कोवलेंट नेचर, हमारा जो आयनिक बॉन्ड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब सेकंड एग्जांपल हम यदि यहाँ पे स्ट्रोंशियम का देखें तो स्ट्रोंशियम का आकार ये ले लीजिए और इसका आकार आपका ऋणायन का ले लीजिए, यानी कि दोनों के आकार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कोवलेंट कैरेक्टर कम हो गया, और कोवलेंट कैरेक्टर कम होने की वजह से क्या हो गया, इनमें आयनिक गुण बढ़ गए। तो आप यहाँ पर इनके गलनांक की यदि हम बात करें या इनके आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो स्ट्रोंशियम का जो आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका जो गलनांक है वो अधिक होता है। उससे कम कैल्शियम का होता है, उससे कम मैग्नीशियम का, और सबसे कम यदि हम गलनांक की बात करें तो बेरियम क्लोराइड का होता है, बेरिलियम क्लोराइड का होता है। बेरिलियम क्लोराइड का इसलिए कम होता है क्योंकि उसके जो बेरिलियम का आकार छोटा होता है कंपैरेटिवली क्लोराइड आयन से, और इसी वजह से वो उसको और आसानी से पोलराइज कर पाएगा और हमारा जो बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, और पोलर होने की वजह से उसमें कोवलेंट नेचर आ जाएगा। यहाँ हमने सेकेंड ए में बेरिलियम के छोटे आकार सबसे छोटा है, इसीलिए BeCl2 में सबसे अधिक हमें कोवलेंट नेचर देखने को मिलता है और इसका गलनांक भी हमें सबसे कम देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है ऋणायन का आकार। जितना बड़ा ऋणायन होगा उसमें ध्रुवणता उतनी ही अधिक होगी, जिससे इससे बने यौगिक उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कैल्शियम है, उसके साथ हम हैलोजेंस लेंगे, अलग अलग हैलोजेंस के साथ में देखेंगे। तो कैल्शियम फ्लोराइड ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम ब्रोमाइड है, कैल्शियम आयोडाइड है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैल्शियम आयोडाइड का जो सहसंयोजक गुण है वो सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम बेरिलियम क्लोराइड का होता है, सॉरी कैल्शियम ब्रोमाइड का होता है, उससे कम कैल्शियम क्लोराइड का होता है, सबसे कम हमको यदि सहसंयोजक कैरेक्टर देखने को मिलता है तो कैल्शियम फ्लोराइड का होता है। और ऐसा क्यों होता है कि यदि हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो हैलोजन में सबसे ऊपर Cl फ्लोराइड है, उसके बाद Br है, फिर आपका Cl है, Br है, फिर आपका लास्ट में आयोडाइड आता है। यानी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में वृद्धि होती है। परमाणु आकार में वृद्धि होगी तो क्या हो गया, फ्लोराइड का आकार जो है आपका आयन का वो सबसे कम होगा कंपैरेटिवली आयोडाइड आयन से। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कैल्शियम है Ca+2, तो कैल्शियम का छोटा आकार है, मगर अब फ्लोराइड जो है उसको वो उतनी तेजी से, या हम कहेंगे उतना स्ट्रांगली उसको पोलराइज नहीं कर पा रहा जितना स्ट्रांगली ये आयोडाइड को कर पा रहा है।
यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो कम हो गए कंपैरेटिवली कैल्शियम आयोडाइड के, क्योंकि कैल्शियम का आकार क्या हो गया, छोटा है, लेकिन आपका जो रेनाइन है उसका आकार बड़ा हो गया। हमने यहाँ पे वेरिएशन रेनाइन के आकार में लिया है। तो यहाँ हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा कि कैल्शियम फ्लोराइड है उसका गलनांक जो है मेल्टिंग पॉइंट कंपैरेटिवली वो ज़्यादा होता है, उससे जो कम होता है वो कैल्शियम क्लोराइड का होगा, उससे कम कैल्शियम ब्रोमाइड का, और कैल्शियम आयोडाइड का सबसे कम होता है, क्योंकि उसमें हमारा जो बॉन्डिंग नेचर होता है वो हमें उसमें कोवलेंट नेचर हमें देखने को मिलता है। अगला आ गया धनायन पर आवेश। धनायन पर अधिक आवेश होगा उतनी ही अधिक उसकी ध्रुवण शक्ति होगी, फलस्वरूप उस यौगिक में उतनी ही अधिक सहसंयोजक गुण होंगे। अब यहाँ पर बच्चों आप देखिए, यहाँ पर सोडियम है वो प्लस, जो आपका सोडियम है आप उसमें यहाँ पर देखें सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Mg+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और आपका जो Al है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो क्या हुआ, हमने ऊपर क्या पढ़ा कि धनायन पर यदि आवेश अधिक है तो उसकी पोलराइजिंग जो शक्ति है वो बढ़ा देता है, यानी कि उसकी ध्रुवण शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो Al है उसका आकार छोटा हो गया, तो क्लोराइड का और अधिक आवेश उस पर ज़्यादा होने की वजह से क्या करेगा, और अधिक आकर्षित करेगा, उसको विकृत कर देगा उसके शेप को, यानी उसको पोलराइज कर देगा। यानी कि यदि हम AlCl की बात करें तो जो कोवलेंट नेचर होता है वो AlCl3 में सबसे ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली MgCl2 के, और हमें NaCl में सबसे कम कोवलेंट नेचर देखने को मिलता है। यही वेरिएशन हमें गलनांक में मिलेगा। यदि हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम हमें MgCl2 के अंदर देखने को मिलता है, और सबसे कम हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब आता है ऋणायन पर आवेश। ऋणायन पर अधिक आवेश होगा तो अधिक इलेक्ट्रॉन के कारण वह उतनी ही शीघ्रता से ध्रुवित होगा, जिससे उस यौगिक में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए आवेश किसमें ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखिए ClO4 -1, आपका SO4 -2, और जो PO4 है उसमें -3 आपका आवेश होता है। तो यहाँ पर आप आवेश में डिफरेंस देखिए कि ClO4 में जो ऋणावेश, आप नीचे देखिए, नीचे जो लाइन लिखी है ऋणावेश बढ़ता जा रहा है जिससे संयोजक गुण में वृद्धि हो रही है। यानी कि जो आपका H3PO4 है उसमें कोवलेंट नेचर सबसे ज़्यादा होगा H2SO4 से, और उससे कम हमारा HClO4 के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि हम इनकी एसिड स्ट्रेंथ की बात करें तो HClO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कंपैरेटिवली H2SO4 से, और उससे वीक एसिड हमारा H3PO4 होगा। यानी कि सहसंयोजक गुण में वृद्धि होती तो इन अम्लों में प्रोटॉन त्यागने की क्षमता में कमी आती। यानी कि जैसे जैसे हमारा जो कोवलेंट नेचर यदि बढ़ेगा तो जो हमारे एसिड स्ट्रेंथ है वो उसको कम कर देता है। यही कारण है कि अधिक आयनिक गुण वाला HClO4 में ही वही हमारा जो है वो प्रबल एसिड होता है। अब अगला पॉइंट आता है धनायनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि धनायन है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है हमारे इसके अंदर। तो फर्स्ट है, यदि किसी धनायन के बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, अर्थात उसका विन्यास उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैसेस के समान हो, तो उसकी ध्रुवण शक्ति 18 इलेक्ट्रॉन विन्यास या कि जो सूडो अक्रिय गैस विन्यास वाले आयनों की तुलना में कम होती है। यही कारण है कि 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम आदि की तुलना में 18 इलेक्ट्रॉन वाले कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आदि की ध्रुवण शक्ति अधिक होती है। यानी कि यदि हम 8 इलेक्ट्रॉन वाले की बात करें जो कि उत्कृष्ट गैस विन्यास धारण कर रहे हैं, तो इनकी ध्रुवण शक्ति कम होती है कंपैरेटिवली Cu, Ag और Au के 18 इलेक्ट्रॉन वाले की। और यही कारण है कि NaCl जो है आयनिक होता है, जबकि CuCl सहसंयोजिक होता है। और यही कारण है कि AgCl, CuCl तथा HgCl2 जल में कम विलय होते हैं, यानी कि ये पूरी तरह वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। अतः संक्षेप में फायंस के नियम को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी धनायन जितना आकार छोटा हो, आवेश अधिक हो तथा जिसका विन्यास छद्म अक्रिय गैस की तरह हो,
यानी कि सूडो 18 इलेक्ट्रॉन वाला, तो उसकी ध्रुवण शक्ति अधिक होती है, जबकि कोई भी ऋणायन जिसका आकार बड़ा हो तथा आवेश अधिक हो में अधिक ध्रुवण शक्ति होती है। इस प्रकार अधिक ध्रुवण शक्ति वाले धनायन व अधिक ध्रुवणता वाले ऋणायनों से बने यौगिकों में सहसंयोजी गुण भी अधिक होगा। अब अगला आते हैं बच्चों हमारे फायंस के नियम के अनुप्रयोग। हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। धनायन के आवेश एवं आकार के अनुपात को आयनिक विभव कहते हैं। यानी आयनिक विभव क्या? धनायन पर आवेश कितना है अपॉन धनायन की त्रिज्या। किसी आयन के लिए साई का मान जितना अधिक होगा उसकी ध्रुवण शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी, अतः इन यौगिकों में उतना ही अधिक सहसंयोजक गुण होएगा। फर्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट सॉल्युबिलिटी। तो AgX की जल में विलेयता का क्रम क्या है? यदि हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों। यहाँ पर देखिए AgF सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, AgCl उससे कम होगा, AgBr उससे कम होगा, AgI सबसे कम होगा। और इस प्रकार AgI में I का बहुत बड़ा आकार बहुत बड़ा है, जिससे उसकी ध्रुवणता बहुत अधिक होती है, अतः AgI सबसे अधिक सहसंयोजक है और सहसंयोजक गुण के कारण इसकी जल में विलेयता सबसे कम है। यानी AgF मुख्यतः आयनिक होने के कारण जल में विलय होता है। सेकेंड पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। फायंस के नियमानुसार सहसंयोजक गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक विभव और गलनांक क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सहसंयोजक गुण। अतः स्पष्ट है कि किसी आयनिक यौगिक के साई का मान जितना अधिक होगा उसमें उतने ही अधिक सहसंयोजक गुण होंगे, अतः उतना ही कम गलनांक होगा। अब अगला हमारा पॉइंट है विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप। हम जानते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन का रासायनिक जो व्यवहार है, जो उसका इनका जो केमिकल नेचर है, वो हमारा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से मिलता है। यह समानता विकर्ण संबंध वाले तत्वों के लगभग समान आयनिक विभव यानी साई के मानों के कारण होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बेरिलियम +2 की बात करें तो इसके लिए साई का मान कितना होता है? 6.48 होता है। इसी तरह एल्यूमिनियम के लिए भी यदि हम साई का मान कैलकुलेट करें तो साई का मान कितना हो गया हमारा? साई इज इक्वल टू 6.0 है। अब यदि हम कलर की बात करें तो रंगहीन धनायनों के ऑक्साइड भी रंगीन ही होते हैं। लेकिन यदि धनायन की ध्रुवण शक्ति अधिक हो तो संगत सल्फाइड गहरे रंग के होते हैं। इसी प्रकार रंगहीन धनायनों के लवण में रंग की उपस्थिति का कारण उनमें पाया जाने वाला सहसंयोजक गुण होता है। यानी कि गहरा रंग होने की प्रवृत्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऋणायन की ध्रुवणता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऋणायन का आकार। उदाहरण यदि हम देखें तो सिल्वर हैलाइडों में सहसंयोजक गुण के साथ ही रंग की तीव्रता बढ़ती है। यदि हम AgF की बात करें तो वो रंगहीन होता है। AgCl भी आपका रंगहीन होता है, जबकि AgBr का हमें हल्का पीला अवक्षेप जब हम टेस्ट करते तो हमें हल्का पीला अवक्षेप देखने को मिलता है। वहीं हमें AgI के लिए जो गहरा पीला रंग का अवक्षेप देखने को मिलता है। जब हम प्रैक्टिकल में क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड का जब हम परीक्षण करते हैं तो बच्चों उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब हम सॉल्यूशन में यदि क्लोराइड आयन का पता लगा रहे हैं तो जब हम AgCl डालते हैं तो हमें वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। वहीं Br जो है हमें AgBr का यदि हमें प्रेसिपिटेट देखते हैं तो वो हमें हल्का पीला, और वही हम यदि AgI की बात करें तो हमें गहरा पीला रंग का हमें दिखाई देता है। अगला पॉइंट आता है धातु ऑक्साइड की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड। साई के मान का धातु ऑक्साइडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी साई इज लेस देन 2.2 यानी धातु ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति जो होती है यानी CrO, MnO है, इनकी वो निर्भर करेगी। अब साई इज इक्वल टू अंडरवुड साई इज इक्वल टू 2.2 से 3.2 तक होते हैं। वो एम्फोटेरिक होते हैं यानी उभयधर्मी होते हैं। MnO2 है, Cr2 है, ये होते हैं। यदि इस ग्रेटर देन साई का मान इज ग्रेटर देन 3.2 हो तो ये हमारा अम्लीय होगा। यानी इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा? वो होगा अम्लीय, एसिडिक होगा। यानी MnO3 की यदि हम बात करें तो एसिडिक है, CrO3 एसिडिक होता है, MnO2 Mn2O7 भी हमारा एसिडिक होता है। जब धातु आयन का साई का मान अधिक होगा तो MO बंध की प्रकृति सहसंयोजक होगी, अतः यह जल में वियोजित नहीं होगा। इसके विपरीत यदि साई का मान कम होगा तो MO बंध की प्रकृति आयनिक होगी, जो कि जल में टूटकर OH आयन
देगा, अतः यह क्षारीय प्रकृति का होगा। अगला आता है हमारा धातु कार्बोनेटों का ताप का स्थायित्व, यानी अस्थायी धातु कार्बोनेट गर्म करने पर धातु ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाते हैं। धातु आयनों के लिए साई का मान बढ़ने पर उसके कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व कम हो जाता है। साई का मान अधिक होने से MO बंध की सहसंयोजक प्रकृति के कारण टूट नहीं पाता और हमें MO इस तरह का हमें बंध है, ये देखिए बंध टूटकर MO तथा CO2 बनाता है, यानी कि ये बंध टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड हमें और मेटल ऑक्साइड देता है। आप Be+2 से Ba+2 तक क्षारीय मृदा धातु आयनों का आकार बढ़ने से साई के मान में कमी आती है। तो इनके कार्बोनेट का ऊष्मीय स्थायित्व निम्न प्रकार, इसे अपन ने पहले भी डिस्कस किया था बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर बेरियम कार्बोनेट है, उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा है, उससे कम स्थायित्व स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का, उससे कम कैल्शियम कार्बोनेट का है, उससे कम मैग्नीशियम कार्बोनेट का और बेरिलियम कार्बोनेट का उससे कम है। और यदि हम उनका तापमान देखें तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकसित होता है, जबकि ये 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये हमें 547 डिग्री सेंटीग्रेड पर विकसित होता है, जबकि ये 778 पर विकसित होगा। और इसी तरह से बेरियम कार्बोनेट की यदि हम बात करें तो वो 998 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमारा वो होगा। तो बच्चों आज हमने फायंस रूल के बारे में पढ़ा, साथ ही इसकी जितनी भी एप्लीकेशन थी उसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।